वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज तक्षशिला एंड मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है और ये आपको आगे जब आप साइंस का कोर्स ऑप्ट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए, जब हम बात करते हैं एटम की, तो एटम के बारे में हम ये जानते हैं कि इसके अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है और एक ऐसा भी पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर में ये जो नेगेटिव पार्टिकल है, जो पॉजिटिव पार्टिकल है और जो अनचार्ज पार्टिकल है, इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, हम पहले पार्ट में इसी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पार्टिकल जो है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन बोलते हैं और जो आपका अनचार्ज पार्टिकल है उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, ये किस तरह से डिस्कवर हुए थे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर एक लो प्रेशर पर हमने गैस फिल की और यहाँ पर हमने जो आपका ट्यूब है उसके अंदर यहाँ पर हमने एक पार्ट रखा कैथोड का और दूसरा पार्ट था यहाँ पर एनोड का। तो यहाँ पर देखिए, साथ में हमने इस पूरे के पूरे फ्लो डायग्राम में हमने एक बैटरी लगाई है। यहाँ पर ये आपका हाई वोल्टेज बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी है यहाँ पर। और जैसे ही आप इस सर्किट में यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं तो आपको अराउंड 10,000 वोल्ट के ऊपर, 10,000 वोल्ट के ऊपर यहाँ आपको दिखाई देगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। और वो करंट फ्लो हुआ है यहाँ पर कुछ रेज की वजह से, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, जैसे कि जो आपका पॉजिटिव एंड है उसकी तरफ कुछ रेज जा रही है और इन रेज के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपके सर्किट में करंट फ्लो हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन जिस तरह की रेज में प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम आगे चल के कैथोड रेज भी बोलते हैं। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा ये लगता है इस एक्सपेरिमेंट में कि ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, वहां से निकले हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। और बचा हुआ पार्ट जो है यहाँ गैस का, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गैस से निकले हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन जिस तरह की रेज में है उसको हमने क्या बोला, कैथोड रेज। और गैस में जो पॉजिटिव पार्टिकल बचेंगे वो जाएंगे आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कैनाल रेज, कैनाल रेज बोलते हैं। और इसी में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली प्रोटॉन्स। तो ये आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो आपका नेगेटिव पार्टिकल है वो कैथोड रेज के अंदर होता है और जो आपका पॉजिटिव पार्टिकल है वो एनोड रेज के अंदर होता है। तो यहां पर आपको इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं उसके बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको कैथोड रेज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एनोड रेज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। जैसे जो कैथोड रेज हैं, इनके अंदर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और जो आपका एनोड रेज हैं, इनके अंदर आपका प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। जो आपके कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। और इसी तरह जो आपकी एनोड रेज हैं या कैनाल रेज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं कि ये आपके एनोड से निकलते हैं और कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो कैथोड रेज हैं उनमें इलेक्ट्रॉन है और इसका जो चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है वो आपका होता है -1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसी तरह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इन रेज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है पुराने एग्जाम्स में, वो है यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज बाय मास रेशो जो है कैथोड रेज के अंदर वो फिक्स रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसी तरह जो आपका कैनाल रेज है, यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है जस्ट इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज है, बस यहाँ पर उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। और अगर मास की बात करें, यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴
-27 kgs होता है प्रोटॉन का मास। और यहां पर अगर आप देखें कनाल रेस के अंदर जो आपका चार्ज बाय मास रेशो होता है वो चेंज होता है, वो फिक्स नहीं होता है। तो यहां आपको जो एक्सपेरिमेंट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कनाल रेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसका चार्ज और मास क्या होता है, और ये रेस के अंदर चार्ज बाय मास रेशो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज, उसका मास, और ये जो कनाल रेज हैं उसके अंदर चार्ज बाय मास रेशो जो है वो चेंज होता है, क्योंकि यहां पर ये जो चार्ज बाय मास रेशो है ये गैस पे डिपेंड करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो चार्ज बाय मास रेशियो है ये गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की किस तरह डिस्कवरी हुई, ये उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट के कुछ डिटेल है यहां पर। देन इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहां पर एटॉमिक मॉडल के बारे में। एटॉमिक मॉडल के बारे में यहां पर आपको बेसिकली 3 मॉडल ध्यान से देखने हैं। एक तो यहां पर है जे थॉमसन, दूसरा है आपका रदरफोर्ड, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो बोहर एटॉमिक मॉडल से ही पूछे जाएंगे। तो यहां पर जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है जे थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो यहां पर गोल्डस्टीन ने की है, ई गोल्डस्टीन। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमें पता चला एटम के अंदर, तो यहां पर अब दूसरी बात ये थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये एक एटम में किस तरह से अरेंज होते हैं। तो उस पर इन लोगों ने हमसे कुछ बातें बोली थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे थॉमसन ने सबसे पहले क्या बोला था, थॉमसन ने कहा था कि जो आपका एटम है उसमें हर जगह पर चार्ज होता है पॉजिटिव, हर जगह पर उसके ऊपर किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव। पूरी सरफेस जो है वो एटम की पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली कहीं पर ओरिएंटेड होते हैं एटम के अंदर। और इसको उन्होंने कंपेयर किया था वाटरमेलन से। जैसे वाटरमेलन मॉडल इसको बोलते हैं, या फिर इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं वाटरमेलन में जो रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है वो यहां पर प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के वो यहां पर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो इस तरह से जो थॉमसन का मॉडल था वो ये कहता है कि एटम की सरफेस पर प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडमली यहां पर एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर। बट ये जो आपका मॉडल था ये बिल्कुल ही गलत मॉडल था। बाद में हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा कि जो थॉमसन ने बातें बोली थी उनमें से कोई भी चीज जो थी वो वैलिड नहीं थी। बस यहां पर एक पॉइंट इनका वैलिड था कि ओवरऑल जो एटम है, एटम जो है ओवरऑल वो न्यूट्रल है। ये बात तो उनकी सही थी कि एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। बट ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट का, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। बट यहां पर इस मॉडल के बाद आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया था वो एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया था, इसीलिए जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो थॉमसन के मॉडल से बहुत ही ज्यादा बेटर था। और इन्होंने एटम के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल सही प्रेडिक्ट की थी। वो किसके बेस पे की थी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे। देन उसके बाद बोहर आते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा अगर रदरफोर्ड मॉडल को देखें तो यहां पर रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अगर उसके बारे में बात करें तो यहां पर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया था। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, बेसिकली आपके हीलियम 2+ आयंस होते हैं, हीलियम 2+ आयंस होते हैं। और साथ में उन्होंने ली थी गोल्ड फॉइल। ऐसा इसलिए किया था, उन्होंने गोल्ड का ही यूज क्यों किया था, एक पतली शीट बनाई थी उन्होंने। गोल्ड का यूज उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि गोल्ड जो है आपका मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है, यानी आप इसकी बहुत पतली सी शीट बना सकते हैं। सिर्फ यही ऐसा मेटल है जिसकी सबसे पतली शीट बना सकते हैं आप। इसीलिए रदरफोर्ड ने यहां पर जो गोल्ड फॉइल ली थी वो यूज हुई इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ इस तरह से।
उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली, पतली सी शीट ली और इसके थ्रू उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने पास किया यहां पर। और अल्फा पार्टिकल जब इस गोल्ड फॉइल के थ्रू, इस गोल्ड फॉइल के थ्रू जब पास हुए तो उन्होंने ये जो अल्फा पार्टिकल थे इनका बिहेवियर नोट किया कि जब ये गोल्ड फॉइल के थ्रू पास होते हैं तो ये किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो सामने उन्होंने एक स्क्रीन लगाई और इस स्क्रीन को उन्होंने फ्लोरोसेंट बनाया, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया उन्होंने यहां पर, और उसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड आपका एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, यानी जब एक पार्टिकल आके यहां पर जिंक सल्फाइड को हिट करेगा, यहां पर स्क्रीन पे हिट करेगा, तो वहां आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। अगर आपका अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के थ्रू पास होकर यहां हिट करेगा तो आपको यहां पे एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। इसका मतलब यह होगा कि आपका अल्फा पार्टिकल यहां से चला और स्क्रीन तक पहुंच गया। तो यहां पर जब उन्होंने देखा कि गोल्ड फॉइल के थ्रू ये अल्फा पार्टिकल पास होते हैं तो कुछ पार्टिकल तो सीधे चले गए, यानी आप कह सकते हैं मैक्सिमम पार्टिकल जो थे वो तो सीधे ही चले गए, जिस लाइन में वो जा रहे थे सीधा चले गए, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जो थोड़े से एंगल से डेविएट हो गए, जैसे कि ये सेकंड टाइप का मैंने यहां पर पार्टिकल बनाया है, ये सेकंड टाइप का, और ये थे आपके फर्स्ट टाइप के, ठीक है, नीचे और ऊपर वाले जो स्ट्रेट पास हुए थे। अब एक टाइप का पार्टिकल ऐसा भी था जो जिस लाइन के अलोंग गया वो उसी लाइन के अलोंग वापस आ गया, मतलब वो गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो ही नहीं पाया, ठीक है। वो आपका था थर्ड टाइप का पार्टिकल। यानी बेसिकली उन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो गोल्ड फॉइल के थ्रू या तो पूरी तरह से पास होते हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो जिस लाइन के अलोंग आ रहे थे उससे थोड़ा सा डेविएट होते हैं, और कुछ ऐसे हैं बहुत ही कम ऐसे, आप इनको बोल सकते हैं कि ये 1 in 12,000, ठीक है, 12,000 अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ कोई एक ऐसा होगा जो गोल्ड फॉइल के थ्रू पास नहीं हो पाएगा। तो इसका यूज किया उन्होंने, इन 3 ऑब्जर्वेशंस का यूज किया और इसका यूज करके उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्हीं तीन ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन से क्या उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, एटम के थ्रू उन्होंने देखा कि मैक्सिमम तो स्ट्रेट पास हो रहे हैं, मैक्सिमम नंबर जो है वो स्ट्रेट पास होने वालों का है, सेकंड नंबर जो है कुछ डेविएट करने वालों का है, ये फर्स्ट टाइप के पार्टिकल हैं, और सिर्फ एक ऐसा है जो जिस लाइन में जा रहा है उसी के अलोंग वापस आ रहा है, ठीक है। तो पहला उन्होंने ये देखा, कंक्लूजन क्या देखा उन्होंने, कंक्लूजन कि मैक्सिमम पार्टिकल जो थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए थे गोल्ड फॉइल से। तो उन्होंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, यानी उन्होंने ये कहा था कि एटम ज्यादातर तो खाली ही है, उसमें कुछ है नहीं, उसके अराउंड कुछ है ही नहीं, ठीक है। पहला हमारा जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें मैक्सिमम पार्टिकल पास हो गए, तो उससे हमें क्या पता लगा, रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम के अंदर खाली पड़ा हुआ है। सेकंड उन्होंने क्या बोला, सेकंड ऑब्जर्वेशन को उन्होंने देखा कि कुछ डेविएशन हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा था, उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्लस चार्ज है और वो प्लस चार्ज वाला पार्टिकल जब एटम के पास आया तो वो डेविएट हो गया, वो कुछ एंगल से डेविएट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है कि अगर एक प्लस पार्टिकल के आसपास से कोई दूसरा प्लस पार्टिकल आएगा, तो क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो जो एटम है वो तो कहीं नहीं जाएगा, उसके पास जो ये अल्फा पार्टिकल है असल में ये दूर चला जाएगा, इसीलिए यहां पर डेविएशन हो रहा है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो एटम है, जो सेंटर है एटम का, सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इससे उन्होंने क्या कहा कि जो एटम का प्लस चार्ज है वो कहां पड़ा हुआ है, वो सेंटर पे पड़ा हुआ है एटम के, ठीक है। और लास्ट पार्ट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि ये जो आपका थर्ड टाइप का पार्टिकल है जो जिस लाइन के अलोंग आ रहा था उसी के अलोंग वापस चला गया और वो गोल्ड फॉइल से पास नहीं हो पाया। ऐसा तभी हुआ कि जब आपका अल्फा पार्टिकल जो है यहां पर, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है और जो सेंटर है उस पे भी प्लस चार्ज है, वो एकदम उसके सामने आ गया था, इसीलिए वो जिस लाइन के अलोंग जा रहा था उसी से वापस चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर है
जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो असल में साइज में बहुत छोटा भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा है 12,000 अल्फा पार्टिकल में से जो यहां पर एक ही ऐसा है, यहां पर 12,000 पार्टिकल में से जो बाउंस बैक होता है जिस लाइन के अलोंग वो जा रहा है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, जो सेंटर है एटम का इज वेरी स्मॉल इन साइज। जो एटम का सेंटर है वो काफी छोटा भी है, साइज में बहुत छोटा भी है। तो इन सब चीजों से फाइनली कंक्लूड ये हुआ कि जो एटम है, रदरफोर्ड ने ये कहा एटम का जो सेंटर है वो न्यूक्लियस बोला जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो फाइनली ये है आपका रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कहा था कि एटम बेसिकली क्या है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके अराउंड आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बहुत ही हाई स्पीड से। अब यहां हाई स्पीड उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड लो होगी तो जो न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है वो यहां पर इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में ही गिर सकता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है उसको हाई स्पीड से न्यूक्लियस के अराउंड घूमना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपका रदरफोर्ड मॉडल है। पर रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक की अगर हम बात करें, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो लोगों ने क्वेश्चन ये किया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो ठीक है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा? क्योंकि वो तो यहां मूव कर रहा है ना, उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। और जैसे अगर हम भी हैं, हमारे अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, तभी तो हम एक पर्टिकुलर रेस को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, यानी हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है। जितना ज्यादा हम भागेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी हमारी कम होगी। तो सेम चीज उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ घूम रहा है तो धीरे धीरे इसको एनर्जी भी तो लूज करनी चाहिए, और एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाएगा, और पास आते आते एक टाइम आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, न्यूक्लियस के अंदर। यानी आपका जो प्लस और माइनस चार्ज है वो कंबाइन हो गए। और अगर ऐसा हो गया तो जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ चीजें देखने को मिली थी वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज जो थी रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता घूमता न्यूक्लियस में ही चला जाएगा, ऐसा क्यों नहीं होता, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ड्रॉबैक बेसिकली क्या था, he did not explain why electron does not fell into the nucleus। न्यूक्लियस में क्यों नहीं चला जाता, घूमते घूमते एनर्जी लूज करे और न्यूक्लियस में क्यों नहीं चला जाता, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज क्यों नहीं करता। तो फिर इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं बोहर के मॉडल के बारे में। और बोहर जो है उन्होंने बहुत ही बेसिक सी चीज यूज करके यहां पर इस ड्रॉबैक को ठीक कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बेसिकली कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पर जब भी सर्कुलर मोशन फॉलो करता है, ठीक है, जब भी सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा तो यहां पर इसके पास एक फोर्स काम कर रही है जो न्यूक्लियस की है। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम सर्कुलर मोशन फॉलो करते हैं तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है किसी भी चीज के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो यहां पर इसके ऊपर एक बाहर की तरफ भी फोर्स काम करेगा। और जब तक ये दोनों फोर्स, ये फोर्स जो था वो इनवर्ड था, ये फोर्स आपका इनवर्ड है और ये वाला फोर्स आपका आउटवर्ड है, और जब तक ये बैलेंस रहेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक फिक्स्ड पाथ में ही घूमता रहेगा, यानी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो इस चीज को बोहर ने एक्सप्लेन किया, और उन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स के अंदर रोटेट करते हैं, इसके अराउंड मूव करते हैं, और इन्हीं शेल्स को उन्होंने नाम दिया था। जैसे सबसे पहले शेल को उन्होंने कहा था के शेल, उसके बाद जो सेकंड है उसको उन्होंने कहा एल शेल, फिर एम शेल, और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ शेल्स जो हैं यहां बढ़ते चले जाएंगे,
आपके एटम का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। और यहां पर इसी चीज को आप n इक्वल्स टू 1 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं और 3 भी बोल सकते हैं। और यहां पर उन्होंने ये भी हमें बताया था बोहर ने कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, उसका फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया? 2n स्क्वायर। यानी 2n स्क्वायर में अगर आप n की वैल्यू डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे अगर n इक्वल्स टू 1 की बात करें यहां पर, तो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं फर्स्ट शेल के अंदर 2 आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप 2n स्क्वायर में 2 इंटू 2 स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं सेकेंड शेल के अंदर। देन थर्ड की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 18 आ सकते हैं। तो इस तरह से बोहर ने एक्सप्लेन किया कि अलग अलग शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड और उनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और अगर आपको ये फाइंड करना है कि किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम उसकी बात करने वाले। तो जैसे आपका यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली मीनिंग ये होगा कि आपके एटम में जितने शेल्स पॉसिबल हैं उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक एटम के अंदर। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का आपको यहां पर एक बात समझना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं और इसी का यूज आपको यहां पर करना है कुछ इस तरह से। अगर यहां पे किसी भी एलिमेंट की हम बात करें तो Z जो है उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। और ये बेसिकली किसके इक्वल रहता है? ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये किसकी बात हो रही है? न्यूट्रल एटम की, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो उसमें जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी। इसी तरह से अगर एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं A से, और इसका मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। यानी एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है ये हमें किससे समझ में आएगा? एटॉमिक मास से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां पर देखिए एक एलिमेंट है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और ऊपर मैंने ये लिखा मास नंबर। तो यहां पर ये देखिए ये आपका Z है, Z यानी एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है यानी ये किसका? प्रोटॉन का भी नंबर है और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं हीलियम के अंदर? 2 हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। और अगर यहां पर बात करें ये, तो एटॉमिक मास हमें कितना दिया हुआ है? 4। और ये किसके बराबर रहता है? ये आपका बराबर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। तो यहां पर आपको ऊपर से देखिए प्रोटॉन पता लग गया, प्रोटॉन का नंबर कितना है यहां पर? 2। तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का यहां पर नंबर होगा 2। तो इस तरह से यानी आपका जो भी एलिमेंट है उसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, आपको किससे पता लगेगा? एटॉमिक नंबर से पता लगेगा कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक मास यानी A, एटॉमिक मास से क्या पता लगेगा? एटॉमिक मास से पता ये लगेगा कि उसमें कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं एटॉमिक मास से। ठीक है, बेसिकली हम यहां पर यूज करते हैं एटॉमिक मास का न्यूट्रॉन को फाइंड करने में, न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, 2-3 एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं ताकि आपका ये जो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन ये पक्का हो जाए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एलिमेंट देकर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है। तो जैसे ही आपको पता लगे एटॉमिक नंबर कितना, Z इक्वल्स टू 20, यानी यही आपका प्रोटॉन भी है 20 और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 20 है। और अगर एटॉमिक मास की बात करें, A आपका कितना है यहाँ पर 40 और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर होता है। तो यहाँ पर 40 को देखिए, 40 के साथ हमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करने हैं
और न्यूट्रॉन कितना हो गया 40 माइनस 20 यानी 20 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकल गए हमारे। इसी तरह से अगर आप आयरन की बात करते हैं 26 और 56, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26 और एटॉमिक मास कितना है 56। तो यहां पर अगर प्रोटॉन देखें हम, ये एटॉमिक नंबर है, तो इतने ही हमारे प्रोटॉन होंगे और इतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब मास का यूज करेंगे तो ए जो है वो n+p होता है और ये हमारा 56 है। न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे 26, तो n हमारा आ जाएगा यहाँ पर 30। ये आपके आ गए न्यूट्रॉन। तो इस तरह से अगर आपको कोई एलिमेंट दिया है तो एटॉमिक नंबर का मीनिंग आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ में आएगा, और अगर मास दिया है तो उससे आप न्यूट्रॉन का नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे आपको दिया हुआ है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है 2। अब इसमें अगर हम देखें K है, L शेल है, M शेल है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्योंकि 2 है और K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हैं। तो हम इसको पहले शेल में ऐड करेंगे तो K शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। उसके बाद कितने बच गए, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 बचे, तो वो किस में जाएगा आपका L शेल में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आर्गन की, जैसे आर्गन की बात करें तो 18 होता है, ठीक है ना, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो यहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे K शेल में, उसके बाद सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 भी फिल कर दिया हमने। अभी भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 18, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे M के अंदर, ठीक है। और एक बात का ध्यान देंगे, इसके बाद जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो आपको जो एटॉमिक नंबर याद करने हैं वो मैक्सिमम 20 तक करने हैं। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम और उसके बाद पोटेशियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो K शेल में ही जाएंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8 वो L शेल में जाएंगे। उसके बाद अभी भी हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां पर आपको बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाना है M शेल में, और वो जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम लेकर जाएंगे और हायर शेल में। अब यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ही फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 9th के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आफ्टर 18 आपको जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो हायर शेल में करने हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट हायर क्लासेस में देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि आप यहां पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फिल कर रहे, जबकि मैक्सिमम 18 आ सकते हैं ना। हम यहां पर 18 फिल कर सकते हैं, बट 18 ना करके हम यहां पर सिर्फ 8 कर रहे हैं और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको उससे हायर शेल में डाल रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां नहीं 11th क्लास और 12th क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह पोटेशियम की अगर हम बात करें यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, यहां पर अभी भी 19 है हमारे पास, तो यहां पर हम 8 डालेंगे इसके अंदर और 1 डालेंगे उससे भी हायर शेल में। तो आपको कैल्शियम और पोटेशियम जो है इसके बारे में ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। 2-3 एग्जांपल इसका और लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 15, और अगर उसको K, L और M शेल में हम ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद L में यहाँ पर क्योंकि 15 है तो 8 भी हम फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर 10 हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पर अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे रहेंगे, तो उसको हम डाल देंगे M शेल में, ठीक है। इसके बाद अगर सोडियम और एल्यूमिनियम मोस्ट कॉमन मेटल हैं जो आपसे कई जगह पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन कितने, एटॉमिक नंबर कितना है हमारे यहाँ पर 11, यानी इलेक्ट्रॉन 11 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे 13 है। तो इसको फिल करेंगे तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, तो 1 हमारा M में जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम के अंदर 2 हमारे K में ऐड होंगे, 8 हमारे L में ऐड होंगे, और जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है वो M शेल में ऐड होंगे। तो इस तरह से ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अच्छे से आता है, किसी भी एटम का आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अच्छे से आता है लिखना, तो इसी से रिलेटेड आपका एक टर्म होता है वैलेंसी। आप वैलेंसी भी इजीली
कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वैलेंसी जो है बेसिकली किससे रिलेटेड टॉपिक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपसे किसी भी चीज़ की वो वैलेंसी पूछे आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम देखेंगे यहाँ पर वैलेंसी, किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी के बारे में अगर बात करें, वैलेंसी क्या है? बेसिकली ये कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन हो सकता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी, जैसे वैलेंसी की अगर बात करें तो वैलेंसी आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है मैक्सिमम। वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैलेंसी आपकी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। और ये किस पे डिपेंड करता है? मैंने अभी कहा था ना, वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है वैलेंसी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 और 1। अब यहां देखिए, इसका ये लास्ट शेल है, वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? लास्ट शेल के ऊपर। आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है किस चीज को? लास्ट शेल को। लास्ट शेल में आपका अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वही उस एटम की वैलेंसी भी होती है। ठीक है, 0 वाला केस में आपको समझाऊंगा अभी। तो मैं यहां बात कर रहा हूं 1, 2, 3 और 4 की। अगर आपके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी है एलिमेंट की, यानी लिथियम की वैलेंसी कितनी है यहां पर? 1। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 और 4, यानी लास्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई यहां पर? इस एटम की 4, वैलेंसी यहां पर कितनी होगी? 4। इसी तरह से अगर आगे बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर यहां पर देखें तो 2, 8 और 2, ये लास्ट शेल है मैग्नीशियम का, लास्ट शेल है मैग्नीशियम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी यहां पर? 2। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर? एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है एलिमेंट का, तो वैलेंसी भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने वैलेंसी 1 देखा, 2 देखा और 4 देखा। अगर एल्यूमिनियम की बात करें उसमें देखिए 3 आएगी। यहां पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी अगर देखें, एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 2, 8 और 3 रहेगा। और यहां पर 3 मतलब मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन आपका 1, 2, 3 और 4 है तो वही उसकी वैलेंसी होगी, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? लास्ट शेल को देख के 3 होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर यहां पर नाइट्रोजन का केस ले लें, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 2 और 5। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके 4 से ज्यादा हैं, ये लास्ट शेल है, ये आपका लास्ट शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से ज्यादा हैं। तो इस केस में आप कैसे फाइंड करते हैं? आप वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं? 8 में से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, और ये लास्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 7 है, इनकी बात हो रही है। तो जैसे यहां पर नाइट्रोजन में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 8 में से इन 5 को माइनस कर देंगे और यहां पर वैलेंसी हमारी कितनी आ गई? 3। यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 5 नहीं, वैलेंसी कितनी होगी? 3। ठीक है, इसी तरह देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 6। और देखिए यहां पे जैसे ही 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको क्या करना है? वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है? वैलेंसी 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस करके वैलेंसी कितनी आ गई यहां पे? 2। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, इसी तरह अगर फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो यहां पे 2 और 7 देखिए कॉन्फ़िगरेशन होगा। और यहां पर फिर से 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको माइनस करने हैं, वैलेंसी आ जाएगी आपकी 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। यानी आपकी जो फ्लोरीन एटम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो देखिए मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं यहां पर आपका लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहां पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन 2-1, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन 2-2, यहां पे 2-3, यहां पे 2-4, यहां पे 2-5, यहां पे 2-6, यहां पे 2 और 7। अब देखिए वैलेंसी यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यही इसकी वैलेंसी 1 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी है, 3 है तो वही उसकी वैलेंसी है, 4 है तो वही उसकी वैलेंसी है। अब देखिए जैसे ही 5, 6 और 7 होंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 में से माइनस करना है, 3 वैलेंसी है, 8 में से 6 माइनस करना है, 2 वैलेंसी है, 8 में से 7 माइनस करना है, 1 वैलेंसी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा, वैलेंसी मैक्सिमम आपकी 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं होगी। अब अगर थोड़े और एलिमेंट्स की मैं बात करूं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देखिए एकदम सीक्वेंस में है यहां पर। तो यहां पर 2, 8 और 1 होता है तो वैलेंसी कितनी आएगी, 1। ठीक है, मैग्नीशियम में 2, 8 और 2 होगा तो वैलेंसी कितनी आएगी, 2। इसी तरह से एल्यूमिनियम देखिए 2, 8 और 3 आएगा तो वैलेंसी कितनी आएगी, 3। और सिलिकॉन में देखेंगे 14 तो 2, 8 एंड 4 तो वैलेंसी कितनी आएगी, 4। और फॉस्फोरस देखिए यहां पर आएगा 2, 8 एंड 5 तो यहां वैलेंसी जो है देखिए 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 8 में से माइनस करेंगे तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 3। तो इस तरह से ये हो गया आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद देखिए सल्फर, उसके बाद आएगा क्लोरीन, इसका भी देख लेते हैं 16 और 17। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 6 है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 है। तो देखिए 6 है तो 8 में से माइनस करेंगे, वैलेंसी आ गई 2 और यहाँ वैलेंसी 8 में से 7 माइनस करेंगे तो वैलेंसी आ गई 1। तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना अगर आता है तो वैलेंसी भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हीलियम, हीलियम, नियोन और आर्गन, इसके ऊपर आपको खास ध्यान देना है क्योंकि ये सारे के सारे हमारे होते हैं नोबल गैसेस, ये बोले जाते हैं हमारे नोबल गैसेस। तो हीलियम देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और वो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में होते हैं और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखिए यहां पर के शेल को और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है ना, तो यहां पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0, यानी हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है, 0, क्योंकि उसका ये शेल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नियोन का देखिए, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। उसका लास्ट शेल देखिए, लास्ट शेल यानी सेकंड शेल है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वैलेंसी अगर हम फाइंड करें तो 8 में से 8 माइनस करें तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 0। बस हीलियम की याद रखनी है, हीलियम की वैलेंसी 2 है, नियोन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसकी भी वैलेंसी 0 हो जाएगी। और यहां पर जो आर्गन है, आर्गन 18 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 8 है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखिए 8 हैं तो वैलेंसी 8 में से 8 माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी भी 0। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो आपके नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंसी पूछी जाए तो उनकी वैलेंसी होती है 0। ये तो आपके 3 गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, इसके बाद क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ये आपके दूसरे बचे हुए नोबल गैसेस हैं। और इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, कोई भी नोबल गैस जो रहती है, नोबल गैस जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। इस बात का ध्यान देंगे, जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0, क्योंकि उनके आपको लास्ट शेल के अंदर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी ये जितने भी हैं इसमें लास्ट शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी जितने भी होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब वैलेंसी निकालने जाएंगे यहाँ पे बची हुई नोबल गैसेस के केस में तो 8 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है अच्छे से लिखना तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं वैलेंसी के बारे में भी। ठीक है, अब इस चैप्टर में बस एक दो टॉपिक और है, जैसे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की बात करेंगे। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ये आपका ऐसा एक एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा पर उसका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। जैसा मैंने आपको बताया था
कि जो आपका एलिमेंट होता है नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है, नीचे उसका क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास। ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। तो यहां पे देखिए मैंने दो एलिमेंट लिखे हैं यहां पर, ठीक है, अभी अननोन है। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये बेसिकली मैंने क्लोरीन को लिखा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास 35, और यहां पर 17 एटॉमिक नंबर विद मास 37। तो आप यहां ये देख सकते हैं कि एलिमेंट तो मेरा सेम है, यानी एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, और ये जो मासेस हैं, मास नंबर मेरा डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है। तो यानी जब आपके ऐसे दो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब Z तो सेम होता है और A जो है वो डिफरेंट होता है, यानी मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे एक और एग्जांपल अगर देखें तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एक एटम है कार्बन का जिसमें मास कितना होता है, 12, और दूसरा आइसोटोप जो है कार्बन का उसका मास होता है 13, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप, क्योंकि इनका जो Z है, Z तो सेम है, और इनका जो मास नंबर है यहां पर एटॉमिक मास यानी A, वो डिफरेंट है। तो इस बात को ध्यान देंगे, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर डिफरेंट रहेगा। इसी तरह से देखिए ये हाइड्रोजन है बेसिकली, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखिए 2 और 3। यहां पर यह है आपका ड्यूट्रियम, यह है ट्रिटियम, और यह है प्रोटियम। यानी ये बेसिकली हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3। यानी यहां पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 3 एटम मिलते हैं, 3 एटम मिलते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास कितना होता है, एक में मास 1 होता है, एक में मास 2 होता है और एक में मास 3 होता है। यानी हाइड्रोजन में कितने आइसोटोप्स पॉसिबल है, यहां पर ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका आप एटॉमिक नंबर देखिए, नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर डिफरेंट है। तो जहां पर एटॉमिक मास अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स, ठीक है ना। अब इसके बाद मतलब एक लाइन बोल के, जैसे कि आई होप आपको जो आज पढ़ाया है ये चैप्टर खत्म हो गया ना जो पढ़ा रहे हो, बस एक छोटी सी चीज थी बस। चलो ठीक है, जब खत्म करोगे ना, खत्म होने से पहले आपने क्या बोलना है कि आई होप जो भी आज मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा। मिलते हैं तक्षशिला की नेक्स्ट क्लास में, बस ठीक, उसके बाद फिर 5-10 मिनट का क्या रेस्ट लो। चलिए अब इसके बाद हमारा बस एक टॉपिक और है जिसको हम देखेंगे यहां पर, आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या रहता है, आइसोबार्स में देखिए आपके पास 2 एटम रहेंगे, यहां पर आपके पास ये जो एग्जांपल है, ये किस चीज का एग्जांपल है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन शो करते हैं, ये बेसिकली आइसोबार हैं। अगर आप इसमें देखिए ध्यान से, जस्ट आइसोटोप का ऑपोजिट है, इनका मास नंबर देखिए सेम है, और इनका एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर जो है यहां पर ये डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर जो है ये डिफरेंट है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो 2 एलिमेंट हैं ये डिफरेंट हैं और इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और बट यहां पर एक चीज देख सकते हैं, मास नंबर इनका सेम है। यानी एक चीज यहां आप देख सकते हो, ये जो कार्बन है इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन का नंबर देखें तो 6 है, प्रोटॉन का नंबर देखें तो 6 है, और न्यूट्रॉन का नंबर देखें तो 14 में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, ये हो गया 8। इसी तरह अगर यहां नाइट्रोजन की बात करें, यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर तो 7 है, प्रोटॉन का नंबर भी 7 है, और न्यूट्रॉन देखें तो 14 में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो 14 - 7 यानी
7। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहां पर जब आइसोबार की बात करते हैं तो आपका नीचे वाला यानी एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है और जो ऊपर वाला मास नंबर है वो सेम होता है। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो देखिए जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर है 40, और आपका जो आर्गन है इसका 18 और 40। ठीक है, यहां पर अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन 20 है, प्रोटॉन जो है वो भी 20 है, और जो न्यूट्रॉन है वो 40 में से प्रोटॉन माइनस करेंगे तो 20 है। और इसी तरह आर्गन में इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है, प्रोटॉन जो है वो भी 18 है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 40 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपका अगर मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर आपका सेम है और नीचे वाला नंबर यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। ठीक है, तो यही है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का फाइनल टॉपिक। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी इस चैप्टर के अंदर। तो इसके बाद हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।